चलो तो मैथ्स का आगे का हम देख लेते हैं। सो मैथ्स की हमारी एक एक्सरसाइज रिमेनिंग है, राइट? या 1.2 नए सिलेबस के हिसाब से 1.2 और पुराने बुक के हिसाब से 1.3। ओके, सो वी विल डू दैट एंड क्या बोलूं, कल किया था वो रूट 3 और रूट 2 आपने आए थे ना, तब तक वो किया था। आधा आधा समझ आया, आधा तो ऊपर से गया अच्छा था। अच्छा, कोई नहीं, अभी कर लेंगे। सो क्या कह रहा था मैं कि टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, हाँ कब आओगे तुम? 4:45 जैसा आ जाना। ओके, 4:45 to 7। ओके, तो वो जो हमारा कल छूट गया वो हम 2 दिन में कवर कर लेंगे। ओके, वापस संडे वापस एक्स्ट्रा हो जाए, अभी टाइम है तो वीकडेज में ही कंप्लीट कर लेंगे। सो 4:45 to 7 क्या लाओगे? साइंस भी लेके आना और मैथ्स भी लेके आना कल। ओके, 4:45। चलो सो स्टार्ट करते हैं। हमारी नई बुक के हिसाब से 1.2। ओके, सो उसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज हमें प्रूव करना है कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज इररेशनल। ओके, सो इररेशनल नंबर प्रूव करने के लिए इसमें एक ही मेथडोलॉजी जो है इजीएस्ट वाली, वो मेथडोलॉजी एनसीईआरटी ने हमें सॉल्यूशन के तौर पे दी है। इजीएस्ट, इससे इजी कुछ नहीं है, तो हमें यही मेथड यूज करनी है जो बुक में गिवन है ऑलरेडी। तो ये मेथड को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या कि ऑपोजिट हम एज्यूम कर लेंगे कि जो बोला है कि भाई ये प्रूव करो कि ये इरेशनल है, तो हम बोलेंगे ये नहीं, ये रैशनल है। ओके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, रैशनल के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, और फिर हम बोल देंगे कि अरे यार हमने जो माना था, एज्यूम किया था, वो तो गलत था, दैट्स वाई वो रैशनल नहीं है, तो फिर बचा क्या? इरेशनल। दैट इज द मेथडोलॉजी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें बताना है √5 इज इरेशनल। ओके, √5 इज इरेशनल, हमें ये बताना है। सो पहले तो हम लिख लेंगे कि इससे एज्यूम √5 is rational. So by the definition of a rational number, √5 is equals to a by b, where b is not equals to 0। a by b लिखो, p by q लिखो, कि हमने एज्यूम कर लिया है कि वो क्या है? रैशनल है। अगर रैशनल है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन कि बाय एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0, then it can be called as rational number। so by the definition we can write like this। डन? ये इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ हम ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा b √5 is equals to a। डन? अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे? क्योंकि √5 है इसलिए। ओके, सो स्क्वायर करेंगे तो ये √5 का 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। डन? ओके, नाउ b स्क्वायर की वैल्यू हम निकाले तो वो क्या हो जाएगी? a स्क्वायर बाय 5। नाउ एक थियरम है हमारा, एंड दैट थियरम इज नॉट फॉर प्रूविंग। ओके, दिस थियरम नंबर 1.3 पेज नंबर 12 निकालो, पुरानी बुक की ही सबके पास पुरानी बुक ही है। ओके, हाँ तुम आज लाया नहीं होगी, कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ।
let p be a prime number if p divides a square then p divides a also where a is a positive integer. मतलब ये इसको हमें प्रूव भी नहीं करना है, सिर्फ इसका यूज करना है पूरे चैप्टर में. तो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई एक नंबर कोई पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा. जैसे कि कोई नंबर है 25. ओके, अगर 25 को 5 डिवाइड कर सकता है, अगर 25 को 5 डिवाइड कर सकता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 को भी 5 डिवाइड कर सकता है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा? 5. उसको भी 5 डिवाइड कर सकता है, वो आ जाएगा 1. समझ में आया? यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई नंबर के स्क्वायर को कोई पर्टिकुलर नंबर डिवाइड कर सकता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी दैट पर्टिकुलर नंबर डिवाइड कर सकता है. दिस इज आवर थियरम. नो नीड टू प्रूव, नो नीड टू राइट एनी स्टेटमेंट. वी नो फ्रॉम द थियरम दैट, ऐसा लिख सकते हैं हम, वी नो फ्रॉम द थियरम दैट इफ एनी नंबर कैन डिवाइड द स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर इट कैन डिवाइड इट्स स्क्वायर रूट आल्सो. ओके, सो लाइक दैट. So if 5 can divide a square then therefore यहाँ लिख सकते हो from the theorem, वो तो लिख देंगे. फिर वो from the theorem, फिर वो हम जो अभी बोले वो स्टेटमेंट तुम्हें लिख देना है. And we can write that a is also divided by डन. ए भी किससे डिवाइडेड है? 5 से डिवाइडेड है. सो अगर ए भी 5 से डिवाइडेड है सो हम क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल्स टू 5c. क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू 5c वेयर c इज अनदर एनी नंबर, वेयर c इज एनी नेचुरल नंबर. देख क्या बोल रहे हैं कि अगर ये तो हमने बोल दिया कि भाई ये a स्क्वायर था, उसको 5 ने डिवाइड किया तो ये हमारा a है, उसको भी 5 ने डिवाइड किया. तो हम बोल रहे हैं कि a को हम 5c के फॉर्म में लिख सकते हैं. a को कैसे लिख सकते हैं? 5c के फॉर्म में लिख सकते हैं. c की जगह 1 ले लो तो 5 लिख सकते हैं. ओके, c की जगह 2 ले लो तो 10 भी लिख सकते हैं a की जगह पे. तो a 10 होगा तो भी 5 से डिवाइड होगा ही. ओके, देन a की जगह c की जगह 3 ले लेंगे तो 15 हो जाएगा तो भी वो 5 से डिवाइड होगा. दैट मींस एवरीवेयर मींस ऑल द टाइम इट विल बी डिवाइडेड. ओके, सो a इज इक्वल्स टू 5 से लिख सकते हैं. डन. ये समझ में आया? देन हम a की वैल्यू निकालेंगे जो ऑलरेडी हमने निकाली हुई है. ये a की वैल्यू क्या है? b√5. वो अब यहां लिख लेंगे हम. ओके, सो b√5 is equals to 5c और ब्रैकेट में तुम लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ a. डन. देन अगेन स्क्वायर करेंगे. सो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. डन. अब 25 को यहां ले आते हैं. सो से 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर. ओके, सो नाउ आगे क्या लिख सकते हैं हम कि 1/5 हाँ b स्क्वायर c स्क्वायर ये जो आया है उसी को आगे हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास आया है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर अपॉन 25. सो 5 5 से 25 होगा. डन. सो हमारे पास क्या आया? c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 5. अगेन सेम सेंटेंस लिखेंगे फ्रॉम द थियरम वाला. ओके, so if any number can divide the b square it can divide b also. b को भी डिवाइड हो सकते हैं.
ओके, सो इट कैन डिवाइड बी ऑल्सो, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सो बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5. So A and B both are divided by A and B both and their squares also are divided by a particular number. और हमारी जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में क्या होता है कि दे शुड बी, ए और बी के फॉर्म में लिखा ना हमने, कहाँ गया ये रहा, रैशनल नंबर, सो ए बाई बी. और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कंडीशन है, एक कंडीशन तो हमने ऑलरेडी लिख ली थी, क्या, where b is not equals to 0, and second condition they should be co-prime. They should be what? Co-prime. So co-prime किसे बोलेंगे कि उनके बीच में, between those two, वो नंबर itself और वन, उसके अलावा कोई और भी मल्टीपल फैक्टर होना चाहिए नहीं. ओके, लेकिन यहाँ तो निकला 5 निकला, क्योंकि 5 से b को भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 को a से भी, मतलब a को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और वैसे ही b को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब a और b के बीच में 5 कॉमन है, ऐसा बोल सकते हैं हम. सो दे आर को-प्राइम. ओके, दैट मीन्स इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं है. और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है फिर वो, इरैशनल नंबर. ये हमारी मेथोडोलॉजी है. अंडरस्टूड. फिर से देखते हैं क्या किया हमने. सबसे पहले हमने जो भी दिया है उसको हमने बोल दिया कि भाई वो एज्यूम कर लिया ऑपोजिट कि वो रैशनल है. रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन के हिसाब से हम उसको a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, where b is not equals to 0. एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट राइटिंग. तो फॉर्मुलेट करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा. जब स्क्वायर मिल जाए तो हम लिख सकते हैं कि अगर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय से पर्टिकुलर नंबर, देन a आल्सो कैन बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर. दैट मींस a इज डिविजिबल बाय एनी पर्टिकुलर नंबर. ओके, देन हम जो भी नंबर से a डिवाइड होगा उसके मल्टीपल में ही कोई हम लिख सकते हैं. सपोज a 3 से डिवाइडेबल होता तो हम लिखते a इज इक्वल्स टू 3c. अभी 5 से डिविजिबल है इसलिए हम लिख रहे हैं a इज इक्वल्स टू 5c. अगर 7 से डिविजिबल होता तो हम लिखते a इज इक्वल्स टू 7c. सो a इज इक्वल्स टू 7c. अब ये इक्वेशन में a की जगह जो वो वहां पे हमने प्रूव किया था b√5 लेके आए थे, वो वैल्यू डालेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे. ओके, देन हमें क्या मिलेगा, जैसे पहला मिला था कि भाई a स्क्वायर को पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो वैसे a को भी कर सकते हैं, वैसे ही सेम b स्क्वायर को अगर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर b को भी कर सकते हैं. और अगर a और b को दोनों कोई पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, then that means they are not a rational number, and hence we have assumed the wrong that it is a rational number, so it is a irrational number. So अगर वो irrational नंबर a by b अगर irrational होगा तो √5 भी क्या होगा, irrational, क्योंकि हमने तो इक्वल टू ही लिया है. समझ में आया? पक्का? श्योर? यही स्टेप याद रख, स्टेप ये रट्टा मार लो, भले ही मैथ्स है बट यस ट्रूथ. ओके, कि ये स्टेप्स याद ही कर लेने हैं. समझ में आ गया? पक्का? चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. uh, 3 + 2√5 ये हमें प्रूव करना है. 3 + 2√5. +2√5 इज इररेशनल. इसको इररेशनल प्रूव करना है. अब मैं तुम्हें स्टेप वाइज ही बता दूं, बीच का लिख लोगे ना. अब तो जो हमने डिस्कस किया वो सारे ही न्यूमेरिकल्स में लिखना है. ओके, अब मैं शॉर्ट में तुम्हें बताऊं तो हमें प्रूव करना है क्या, कि वो इररेशनल है. तो हम एज्यूम कर लेंगे 3 + 2√5 इज रैशनल. अगर रैशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a by b.
तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल्स टू a प्लस बी a बाई बी माइनस 3 एंड इसको और आगे क्या लिख सकते हैं √5। अच्छा रुको अभी इसको रहने दो, इसको आगे कर देते हैं से a माइनस 3b डिवाइडेड बाई b। देन इसको आगे लिख सकते हैं √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2। डन। अब ये शॉर्ट न्यूमेरिकल है, ये शॉर्ट मेथड है। कैसे? अब हमें वो बी स्क्वायर और वो वाली मेथड अभी जो हमने की वो यहाँ पर नहीं करनी है, हमें डायरेक्टली ही बताना है कि a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b, ये जो पर्टिकुलर नंबर है a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b is a rational number, oh sorry it is a irrational number। ओके मतलब हमने क्या प्रूव किया कि इट इज अ रैशनल नंबर है, तो हमने ऐसे लिखा। लेकिन ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, ऐसा हम बोलेंगे डायरेक्टली। यहां आया, इसके बाद का डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंस वी आर नोइंग दैट a minus 3b divided by 2b is irrational number, so 3 plus 2√5 is also irrational number। डन। ये शॉर्ट में खत्म। कब ऐसा शॉर्ट में करेंगे, जब तुम्हारे पास बीच में ऐसे प्लस माइनस ऐसा दिया हुआ हो, तब हम ऐसे करेंगे। ओके डायरेक्टली कि भाई ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, तो ये अगर इरेशनल है तो वो सामने वाला भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया है। ओके लेकिन हमने तो क्या बोला था कि रैशनल। ओके सो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज irrational। सर ये कैसे पता चलेगा a minus 3b by 2b is equals to irrational? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो डायरेक्टली ही लिख देना है। हाँ ये भी एक सिंपल डायरेक्टली ही, देखो जैसे कि मैं बुक में अगर तुम्हें दिखाऊं तो गया, हाँ जैसे कि अगर मैं तुम्हें बुक में दिखाऊं, कल हमने ओपन किया था लेकिन वो अभी तक थोड़ी होगा। फर्स्ट चैप्टर डाउनलोड किया था क्या, फाइंडर डाउनलोड ये देख। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस assume two contrary 5 minus √3 is rational, then we can find co-prime a and b such that it can be written in the form of a by b। rational लिया है तो a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन किया जैसे हमने अभी किया था वैसा। डन। अब डायरेक्टली ही लिख दिया है, since a and b are integers we get 5 minus a by b, मतलब दिस वन, ये पूरा ये लो या फिर ये लो, 5 minus a by b is rational, बोल दिया rational। ओके एंड सो ऑन √3 is also rational, but this contradicts the fact that √3 is irrational। लेकिन हमें तो पता है ना कि अब हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं कि भाई सारे रूट वाली तो इरेशनल होती है, वो तो हमें पता ही है। समझ में आ रहा है? ओके देख, अब हमने क्या बोला था कि ये नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर। यहां तक आ गए।
अब हमें ये तो पता है ना कि √5 क्या है, √5 तो इरेशनल है, ये तो हमें पता ही है। तो √5 इरेशनल होगा, इरेशनल है, तो ये नंबर भी क्या है, इरेशनल। ओके, तो लेकिन हमने क्या बोला कि दिस इज रैशनल, तो हमारा एजम्पशन गलत है एंड ये जो पूरा नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ऐसे ही लिख देना है। समझ में आया? ओके देखो, सो डायरेक्टली हमें पता ही है, सो √3 इज अ रैशनल नंबर, ऐसे लिख दिया इन्होंने। ओके, क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो है वो रैशनल होगा। ऐसे क्यों रैशनल होगा? क्योंकि हमने बोला ना a/b, तो फिर 5 - a/b भी क्या होगा, रैशनल होगा, ऐसा होगा। ओके, अगर ये रैशनल होगा तो √3 भी रैशनल होगा, बट हमें तो पता है कि √3 रैशनल नहीं है, √3 क्या है, इररेशनल है। So, but this contradicts the fact that √3 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 - √3 is rational. So, we conclude that 5 - √3 is irrational. आया समझ में? So, ये शॉर्ट मेथड है, देखो कितना शॉर्ट है, और वो लॉन्ग मेथड हमारी ये रही, ये। ओके, a/b लेना है, स्क्वायर करो, थियरम बाय द थियरम 1.3 ऐसा भी लिखा हुआ है। Okay, b square is equals to 3c square. Again, this means that b square is divisible by 3, and so b is also divisible by 3 using the theorem. Okay, and therefore a and b at least 3 as a common factor. But this contradicts the fact that a and b are the co-prime. वो co-prime नहीं है. Okay, नहीं है तो फिर rational भी नहीं, rational नहीं तो फिर irrational. Understood? समझ में आया? Okay, so ये लॉन्ग मेथड एंड दिस इज अ शॉर्ट मेथड। अब तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कब लॉन्ग मेथड यूज करें और कब शॉर्ट मेथड यूज करें। तो कब करना है मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। अगर डायरेक्टली तुम्हें बोले √3 प्रूव करो, √2 प्रूव करो, √5 प्रूव करो, √7 प्रूव करो, √4 प्रूव करो, √4 क्या है, रैशनल है। हाँ, सो तो अगर ऐसा पूछे तुम्हें, ओके, तो तुम्हें वो लॉन्ग मेथड करनी है। अगर इसके डिवाइड में भी पूछे 1/√2, ओके, 1/√3, 1/√5 ऐसा भी पूछे तो भी तुम्हें लॉन्ग मेथड ही यूज करनी है। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, हाँ, ऐसा याद रख सकते हो। एंड जहां पर प्लस और माइनस हो वहां पे तुम्हें शॉर्ट मेथड यूज करनी है। डायरेक्टली ही बोल देना है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो है वो उल्टा है, जो हमने प्रूव किया कि वो क्या है, से रैशनल है, वो रैशनल है, तो √3 और से √5 जो भी होगा वो भी रैशनल है, लेकिन हमें तो पता है कि वो रैशनल नहीं, वो तो इररेशनल है। दैट्स व्हाई हमारा एजम्पशन गलत है, वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, इररेशनल है। ओके, दोनों न्यूमेरिकल आराम से याद करने के बाद, स्टेप याद करने के बाद, रट्टा नहीं मार, रट्टा मारना मीन्स स्टेप याद रखना कि कैसे करना है एंड देन प्रैक्टिस करनी है। सारे न्यूमेरिकल्स वैसे ही। अंडरस्टूड? ओके, ओके चलो, सो ये हमने देखा। देन नेक्स्ट वैसा ही है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर द इररेशनल। 1/√2 गिवन है, क्या गिवन है, 1/√2। देखो 1/√2 इज इररेशनल, ऐसा प्रूव करना है तो हम बोल देंगे कि पहले वो क्या है, रैशनल है। अगर इट इज अ रैशनल, सो अगर रैशनल होगा तो हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख दिया। फिर यहाँ पूरा लिखना, हाँ मैं हर न्यूमेरिकल में लिख नहीं रहा हूँ लेकिन तुम्हें लिखना है। ओके, याद रहेगा ना? हाँ, और तुम हर न्यूमेरिकल में लिखना है, ऐसा नहीं कि तुम भी एक बार लिखोगे हाँ सर एग्जाम में लिख देंगे, ऐसे भी स्टूडेंट आंसर देते सर अभी चलेगा एग्जाम, हैंड राइटिंग इंप्रूव करो अभी एग्जाम आने वाली है। तो तुम्हारी प्रीवियस बैच क्या बोलते, सर वो तो अभी ऐसे फटाफट लिख रहे हैं, एग्जाम में तो अच्छे से ही लिखेंगे। वो नहीं होगा, प्रैक्टिस चाहिए। ओके, सो a/b के फॉर्म में लिखा, वापस जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। सो b इज इक्वल्स टू a√2 ऐसा होगा, b इज इक्वल्स टू a√2, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, ये क्या होगा इसमें,
बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर. डन. दैट मीन्स a square is equals to b square by 2. Now from the theorem तुम लिखना कि if b square divided by 2 then b also can be divided by 2. b is also divided or say divisible by 2. डन. तो अगर b भी divisible by 2 होगा so b also divisible by 2. तो जैसे a भी divisible होता था तो a is equals to हम 2c ऐसा लिख लेते थे जिससे भी हो इससे. तो वैसे भी b is also divisible by 2 है तो हम क्या लिख लेंगे कि a b can be written in the form of say 1 by 2 into c. उल्टा आया ना. पहले b स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग आया था a स्क्वायर डिवाइड बाई 2. अभी उल्टा आया है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई 2 आया है. क्यों? क्योंकि ये उल्टा गिवन है ना हमें. दैट्स व्हाई. ओके. सो हम ऐसे ही याद रख लेंगे कि भाई अगर b स्क्वायर b भी डिविजिबल बाई 2 हो सकता है. ओके. सो b भी डिविजिबल बाई 2 है. ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया. So we can write like this 1 by 2 is equals to c. Done. तो अगर हम b की जगह कोई भी नंबर ले, ओके, से 1 ले तो 1 by 2 आएगा तो c की वैल्यू 1 by 2 आ जाएगी. ओके. अगर 2 लेंगे तो 2 by 2 आएगी. 3 लेंगे तो 3 by 3 आएगी. ओके. दैट मीन्स के 1 by 2 से डिविजिबल ले लो या मल्टीपल लिखो सेम ही है तो वो तो आने ही वाला है. ओके. देन अगेन हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे से अगर वैल्यू लिखे देखो यहाँ पर हमने क्या किया था. हमने बोला था पहले वाले में हमने क्या बोला था. हमारा आया था कि भाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू से a स्क्वायर बाई 5 ऐसा आया था. डन. सो फिर हमने क्या बोला कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल 5 है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. So we have assumed that a is equals to say 5c. वैसे assume किया है. तो हम यहाँ भी ऐसे ही assume करेंगे कि अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो b भी डिविजिबल बाई 2 होगा. Therefore b is equals to 2c. ऐसे तो वही हुआ ना 2c. ओके. सो b is equals to 2c. Now b की वैल्यू हम रखेंगे तो b की वैल्यू ये रही a root 2. So say a root 2 is equals to 2c. Square करेंगे so twice a is equals to 4c square. Square, yes. Twice a square is equals to 4c square. Therefore twice a square divided by 4 is equals to c square. So 2 2s are 4. So अगर a square can be divided by 2 then a is also divisible by 2. ये पूरा सेंटेंस लिख देना है. And then a is also divisible by 2. तो a और b दोनों ही divisible by 2 है. Then they are not a co-prime. अगर वो co-prime नहीं है तो वो rational भी नहीं है. और अगर वो rational नहीं है तो वो irrational है. तो a by b अगर irrational है so our 1 by 2 root 2 is also irrational number. समझ में आया? ओके. थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए. ओके. तो जैसे हम ये याद किया था कि हमने कैसे किया था वैसे ही लिख देना है कि a is also divisible by 5 तो हमने लिखा था a is equals to 5c. तो यहाँ पर भी b is equals to 2c ऐसा लिख देंगे. नॉट को-प्राइम्स. हाँ को-प्राइम नहीं है. नहीं है. डन. ओके. हाँ. देन एग्जाम्पल भी है. चलो 7√5 ये भी कर ही लेते हैं. 7√5 ऐसे दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 7√5 को
तो अब ये लॉन्ग मेथड होगी। हम्म। ओके, तो फटाफट लिख रहा हूँ 7√5 इज अ रैशनल होगा तो उसको a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन a इज इक्वल्स टू 7√5b ऐसे लिख सकते हैं। देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 into 5 49 into 5 into b square, so a square is equals to 5 5 is 245 245 b square, so a square divided by 245 is equals to b square। तो भाई a square है तो a भी होगा। अगर a भी 245 से डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं a is equals to 245c। a की वैल्यू अगर हम लिखेंगे यहाँ से तो 7√5b is equals to 245c। दोनों साइड फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 into 5 b square is equals to 245 into 245 into c square। ओके, तो ये तो 245 ही है कट हो जाएगा। देन से b square divided by 245 is equals to c square। सो अगर b square डिविजिबल है सो b भी डिविजिबल होगा 245 से। सो दैट्स व्हाई हमारा assumption जो है कि वो रैशनल है वो गलत है। दैट्स व्हाई दे आर इररेशनल। ओके, डन। एंड 6√2 वाला एक है क्लीन से 6 प्लस √2, तो ये शॉर्ट हो जाएगा मेथड क्योंकि प्लस आ गया है। ओके, सो से पहले तो हम इसको रैशनल मान लेंगे। रैशनल मान लेंगे तो लिखेंगे a by b, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 plus √2 into b √2 is equals to a plus b minus 6 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, देन √2 is equals to a minus 6b divided by b। देन हम लिखेंगे कि हमने तो ये क्या माना है, a और b को क्या माना है, रैशनल माना है। इसको अगर रैशनल माना है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर a और b है। अगर ये रैशनल हो गया तो √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट कैसी गलत बातें कर रहे हो, √2 तो इरेशनल है। सो वी नो दैट कि √2 इज इरेशनल। तो अगर ये इरेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमने जो पहले माना था, एज्यूम किया था, वो गलत था। तो दैट्स व्हाई ये जो पूरा है वो क्या है, इरेशनल नंबर। सिंपल। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। √2 देखो एग्जांपल में भी वही है, √2 है, √3 है, देन 5 माइनस √3 है एंड 3√2 है। ओके, तो सभी सेम डिट्टो है, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता ही दिया है क्या कि अगर से मल्टीपल में हो, √2 हो, 3√2 हो, 1/√2 हो, ये सब में कौन सी मेथड लगेगी, लॉन्ग मेथड लगेगी। एंड देन से 3 + 2√5 और से 3 - 2√5, तो इसमें कौन सी मेथड लगेगी, शॉर्ट मेथड। डन, समझ में आया, सिंपल है। ओके, सो चैप्टर 1 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो अगेन जैसे चैप्टर 2 था वैसे ही तुम्हें चैप्टर 1 भी कंप्लीट करना है। तुम्हारा बाकी है, मैंने चेक नहीं किया, होमवर्क हो गया तुम्हारा चैप्टर 2, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, उस दिन थोड़ा बाकी था, वो हो गया था। तो ये चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लेना। हमारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट हो गया है। अगर वापस कुछ भूल जाओ ये तो वीडियो देख लेना, अभी तुम्हें टाइम मिल रहा है तो रेगुलरली अपलोड कर ही दे रहा हूँ। सो अगेन तुम्हें क्लास का रिवाइज करना हो तो तुम रिवाइज भी कर सकते हो। ओके, कल भी तुम्हें मैथ्स और साइंस लाना है। साइंस का चैप्टर कल हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ओके, सो साइंस ही पढ़ेंगे। हाँ, परसों 2 सब्जेक्ट लाना, इंग्लिश एंड साइंस लेके आना। ओके, इंग्लिश एंड साइंस लेके आना। कल क्या लाओगे, साइंस एंड मैथ्स। वैसे 2 चैप्टर यहाँ पर मैथ्स के कंप्लीट हो गए हैं तो उसमें हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। 2 चैप्टर
गुड 2 चैप्टर हमारे सेकेंड वीक में 2 चैप्टर्स कंप्लीट, क्योंकि दोनों में दो ही एक्सरसाइज थी। ओके, और एक एक्सरसाइज तो कुछ थी ही नहीं, वो ग्राफ वाली। सो दैट्स वाई इन 4 days in 4 days we have completed the 2 chapters of maths. So एग्जाम्पल्स करवाऊँ या आ जाएंगे? यही है, √7 √2 ऐसा ही लिखा हुआ है। सो अगर फिर भी ना आए तो बता देना, वी विल डिस्कस। ओके, अदरवाइज सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हुआ होगा। 3 + 2 √5 है, सो भाई 7 + 2 √7 कुछ भी लिख दिया हो, मेथड सेम लिखनी है हम। सो वी हैव कंप्लीटेड chapter 1 and chapter 2 science. We are in chapter 1 around ending only. ओके, कंसेप्ट खत्म हो गए हैं, एंडिंग ही चल रही है। क्वेश्चंस देख रहे हैं हम कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो कल वो मैं प्रोसेस करके वो साइंस का भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एट द सेम टाइम उसके बाद हम इंग्लिश कल मैथ्स और साइंस, यस, तो हम साइंस में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर। ओके, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मे बी वी विल स्टार्ट फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर। ओके, लाइट। ओके, सो होगा क्या कि उसमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, सो तुम प्रैक्टिस करते जाओ फिर न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि फिजिक्स पता नहीं स्टूडेंट्स को क्यों ऐसा लग रहा है कि सर आता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है, इतने इजी है कि तुम अगर थॉरली अच्छे से समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट होगा, जैसे यहाँ पे हमें डाउट है, भाई मैं बोलता जा रहा हूँ कि दे आर को प्राइम एंड दैट्स व्हाई दे आर रैशनल, तो हमारा एजम्पशन गलत था, ये वो। अभी तुम्हें को प्राइम ना पता हो, प्राइम ना पता हो, कंपोजिट नंबर क्या है पता ना हो, तो फिर मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम्हें ये लिख रहा हूँ, वो समझ में भी आ रहा है, लेकिन भले ही 98% समझ में आए, 2% रह जाए, वो 2% आगे फिर बड़ा होता जाता है। तो वो थोड़ा भी छोड़ना नहीं है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। सो न्यूमेरिकल्स भी इजीली हो जाएंगे। ओके, फॉर्मूला पहले हम समझेंगे कि फॉर्मूला बनते कैसे हैं, एंड फॉर्मूला बनने के बाद कंसेप्ट के कभी माइनस साइन, कभी प्लस साइन, यूनिट कन्वर्जन याद रखने हैं फिजिक्स में, एंड देन यू कैन डू इट। ओके, सो अच्छे से हो जाएगा। सो लेके भी आना मैथ्स, बट मोस्टली वी विल डू साइंस, क्योंकि उसमें भी आगे बढ़े, क्योंकि ये अच्छे खासा हो रहा है। ओके, सो मैं पहले साइंस कंप्लीट करेंगे, देन वी विल सी मैथ स्टार्ट करना है या साइंस स्टार्ट करना है। मोस्टली वी विल कंप्लीट साइंस, बट यू ब्रिंग 2 सब्जेक्ट्स। ओके, एंड व्हाट एल्स, होमवर्क करते रहना। ओके, एग्जाम्पलर मैंने भेज दिया है। सो वो तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, वो मैं तुम्हें बाद में देता हूँ एज होमवर्क। बट पहले क्या देना है मुझे, देखो हिमांशु, तुम्हें ये 3 times लिखना है। ओके, देन दूसरा क्या है कि अब कल से स्क्वायर कर रहा है मैं। ओके, स्क्वायर्स कहाँ तक के करोगे? 25 तक के, 25 तक के स्क्वायर्स एंड 10 तक के क्यूब। कल करने हैं क्यूब, कल ही कर लो, चलो। ओके, सो स्क्वायर लेकिन यूज में आते हैं 21, 24, 21 और 24 बहुत यूज में आते हैं। 22 और 23 वाले न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं है, 10th के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। लेकिन न्यूमेरिकल्स में जनरली 22 भी आता है, 24 भी आता है, 576 नंबर आता ही रहता है। सो तुम्हें याद आ जाएगा 576 24 है, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 24, मतलब स्क्वायर ऑफ 24 576 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 576 24 लाइक दैट। तो वो नंबर आता रहता है, इसलिए 25 तक याद रखो। अदरवाइज ज़्यादा मेहनत करने में कुछ, मैं ही यही चाहता हूँ कि तुम्हें जो आए वो ही तुम प्रिपेयर करो। सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कि 20 तक के एटॉमिक नंबर करो। अदरवाइज आई प्रेफर 30 तक के, बट वो ज़्यादा कुछ आएंगे नहीं, ज़्यादा कुछ क्या आएंगे ही नहीं। ओके, तुम्हें 20 तक के ही पूछे जाएंगे, और अगर उसके बाहर वाले पूछे जाते हैं, आगे वाले, सो तुम्हें ब्रैकेट्स में दिया हुआ होगा कि इसका एटॉमिक नंबर ये है। ओके, सो एटॉमिक नंबर तो तुमने कर लिए हैं। नेमिंग और इक्वेशंस, कितने इक्वेशंस बने, लिखे इक्वेशंस फर्स्ट चैप्टर के? वो नेम कितने हुए? कंपाउंड के नेम, 52 कंपाउंड के नेम मतलब सारे ही जो इक्वेशन में आते हैं, BaCl2, BaSO4 सब कुछ। मतलब छोटे से छोटे भी लिखे, इसलिए
ज्यादा हो गया। हाँ 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 So, 49 ही हो रहा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो छोटे छोटे थोड़े आगे पीछे हो जाने चाहिए, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट तो सारे आ ही जाएंगे। सो अराउंड 50 जैसे तुम्हारे हैं दोनों हाँ। के, सो वो याद रख लेना, वो याद रख लेना। एट द सेम टाइम तुम्हें इक्वेशंस भी लिखने हैं, हाँ इक्वेशंस लिख लिए? हाँ वो Okay. भी 15 अराउंड 15 ना? हाँ। हाँ, सो वो इक्वेशंस तुम्हें याद रह जाने चाहिए, एट द सेम टाइम उसके नेमिंग के साथ याद रह जाने चाहिए। जैसे कि Mg प्लस O2 विल गिव MgO, तो फिर तुम्हारा उसका इक्वेशन प्रोसेस का नाम याद रह जाना चाहिए कि भाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो उसमें ही बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, स्लेकिंग ऑफ लाइम, तो CaO प्लस H2O विल गिव CaOH ट्वाइस, तो स्लेकिंग ऑफ लाइम। CaO को ही क्विक क्लाइम और लाइमस्टोन दोनों बोलते हैं। कि CaCO3 को तो हम बोल देते हैं, बट टेक्निकल टर्म में CaO को ही क्विक क्लाइम एंड लाइमस्टोन बोलते हैं। ओके, तो वो याद रखना। CaCO अगर तुम्हें पूछे कि व्हाट इज लाइमस्टोन, सो CaCO3 मत लिख देना, CaO लिखना। ओके, समझ में आ रहा है? क्योंकि CaCO3 में भी CaO तो है ही, इसीलिए लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, बट एक्चुअली अगर क्विक क्लाइम बोले तो CaO ही लिखना है। सो ये सारी बात हो गई हमारी इक्वेशंस की भी। सो ऐसा हो तो कल ये स्क्वायर और क्यूब बाद में रखो, पहले ये कर लो। ओके, सो इक्वेशंस, ये कंपाउंड के नाम हो गए। और फिर इक्वेशंस, जैसे हमारा एक है मीथेन, मीथेन का बर्निंग, ऐसा एक इक्वेशन है, बर्निंग ऑफ मीथेन, CH4 प्लस O2 वो वाला है, और मीथेनॉल बनता है CH3OH, ऐसा बनता है, वो बुक में है, गिवन है। ओके, सो वो तुम्हें लिख लेना है कि प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल और से बर्निंग ऑफ मीथेन, ऐसा कुछ नाम दे दो। ओके, कि बर्निंग उसको क्या बोलेंगे, जो बनता है उसकी प्रिपरेशन, या तो फिर जो जलता है या जिसका जो भी हो रहा है वो। यहाँ पे मीथेन बर्न हो रहा है तो बर्निंग ऑफ मीथेन, और से वहाँ पे मीथेनॉल बन रहा है, सो प्रिपेयरिंग ऑफ से प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल। वैसे ही ग्लूकोज वाली भी एक प्रोसेस है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, से डीकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज तो गिवन ही है तुम्हें। ओके, सो डीकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, या फिर से वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वो हाँ, ऑक्सीजन, उसी तो में, हाँ। तुम ऐसा लिख सकते हो कि इट इज से फॉर केमिकल रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, यही, हाँ, तो वो नेमिंग तुम्हें लिख लेने हैं, क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं है कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में डायरेक्टली वर्ड देंगे और फिर बोल देंगे कि ये करो। डायरेक्टली बताएंगे कि भाई चलो राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर से बर्निंग ऑफ मीथेन एंड देन बैलेंस इट। ओके, तो पहले तो लिखना है और फिर बैलेंस करना है, तो वो प्रोसेस के नाम याद रख लेना। ओके, से डिस्प्लेसमेंट भी हम लिखते हैं, तो Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu, तो उसमें हम लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ से कॉपर सल्फेट बाय जिंक ग्रेन्यूल्स, ऐसे लिख देंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ओके, दोनों ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो वो तुम्हें याद रखना नेमिंग के साथ। तुम अगर मैं पूछूं तो मैं ऐसे पूछूंगा कि भाई बोलो चलो इक्वेशन, तो कौन सा इक्वेशन बोलो, तो इक्वेशन में बताने जाऊंगा तो उसमें तो सब आंसर ही आ जाएगा, सो मैं नाम बताऊंगा। ओके, कि भाई से बर्निंग ऑफ पर्टिकुलर थिंग, तो बर्न हो रहा है, देन यू विल गेट से बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, ऐसा बोलूँगा। नहीं तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो तुमको दो तो पता ही चल गया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तुम बोल दोगे MgO। सो आई विल टेल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अच्छा बर्निंग मतलब ऑक्सीजन आएगा, मैग्नीशियम भी है, MgO जरूर। तो सबके ऐसे नेमिंग याद रखने के लिए बुक में मिल भी जाएंगे, ना मिले तो बना लेना, और ना बन पाए तो मुझसे कल पूछ लेना। ओके, तो कोई नहीं, ये प्रोसेस, ये एक्टिविटी कर लो आज, और ना समझ में आए तो कल पूछ लेना, कल तुम वही प्रिपेयर करके आओ। 25 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब फॉर 1 to 10। ओके, उतना प्रिपेयर करके आओ। ये एक्टिविटी है तुम्हें कर लेनी है,
उसमें डाउट होंगे तो कल पूछ लो, उसके बाद नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमारो मैं शायद ये पूछूं तुम्हें। ओके डन। इसको बंद करो पहले, मैथ्स के लेक्चर में साइंस डिस्कस कर लिया है।